मैं नई शहर में किराए का मकान ढूंढते ढूंढते थक गया था। तब एक दोस्त ने बताया कि एक बेवा औरत अकेली रहती है, पर लोग उसके बारे में गलत बातें करते हैं, इसलिए कोई वहां नहीं रहता। मैंने फैसला किया कि मैं वहीं रहूंगा। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही वो औरत सामने आई, मैं उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरा नाम आसिफ है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ। हम लोग गाँव में रहते हैं। हम 5 बहन भाई हैं। ये मेरी जिंदगी की आप बीती है। मैं चुपचाप फैक्ट्री के गेट के पास बैठा था। यहाँ मेरी नई जॉब लगी थी। तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं थी और इसी वजह से कोई भी मुझे एक अकेले लड़के को मकान किराए पर देने को तैयार नहीं था। ये शहर मुझे बिल्कुल अजनबी और अजीब लग रहा था। काफी देर तक वहीं बैठा सोचता रहा, फिर थक कर खाने के लिए एक ढाबे में चला गया। आखिर भूख इंसान को हर हाल में आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है। मैं ढाबे में बैठा ही था कि वहां काम करने वाला एक लड़का मेरे पास आया और खाने का ऑर्डर पूछने लगा। मैंने खाना मंगवाया और जैसे ही बैठा, अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे ध्यान से देख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। गौर से देखा तो वो असद था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मगर वो तो दूसरे शहर में रहता था। यहाँ कराची में कैसे? वो मुझसे काफी साल बड़ा था और शादीशुदा था। मैं फौरन खड़ा हो गया और उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो खुद मेरे करीब आ गए। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आसिफ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? तुम तो गांव में थे ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यही सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था। आप यहाँ कैसे? बोले, तुम जानते हो गांव में मेरा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था। एक मामूली नौकरी कर रहा था जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा इधर नया काम शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक चल रहा है। अब तो फैमिली को भी बुलाने का इरादा है। हमें मिले हुए भी काफी महीने हो गए, इसलिए एक दूसरे का हाल नहीं पता चला। मैं उनकी बात सुनकर सर हिलाते हुए बोला, यही वजह है कि मैं भी गांव छोड़कर कराची आ गया हूँ। एक दोस्त ने मुझे यहाँ नौकरी के लिए भेजा था, पर अब सबसे बड़ी परेशानी यह है कि रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। आप यहाँ कब से हैं? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक खामोश रहे, फिर मुझे ध्यान से देखते हुए बोले, मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन काफी महीने हो गए हैं। तुम अब कहाँ रह रहे हो? मैं सर हिलाते हुए बोला, मेरा सामान तो फैक्ट्री में ही रखा है, वहीं दिन भर काम करता हूँ। सोने की कोई जगह नहीं है, इसलिए बहुत परेशान हूँ। अकेला आया हूँ और कोई भी किराए पर मकान देने को तैयार नहीं है। मेरी बात सुनकर वो बोले, आओ बैठकर बात करते हैं। काम कैसा चल रहा है और तनख्वाह वगैरह कितनी मिलती है? मैं उनके साथ मेज पर बैठ गया। वेटर खाना लेकर आ चुका था। मैं उन्हें तफसील से बताने लगा, माँ का इरादा मेरी शादी का है, इसलिए मैं कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ। यहाँ फैक्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन यहाँ आमदनी बेहतर है। महीने के करीब 45,000 तक बन जाएगा। कुछ अपने पास रखूंगा, बाकी माँ को भेज दूंगा ताकि वो मेरी शादी के लिए जोड़ सके, मगर यहाँ रहने की जगह ना मिलने की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोले, मुझे भी यहाँ आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त जरूर कर दूंगा। मेरी जान पहचान के कुछ लोग हैं जो इस मामले में मदद कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर मैं फौरन पूछ बैठा, आप इस वक्त कहाँ रह रहे हैं? मेरी बात पर वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अभी तो मैं अपनी दुकान में ही रात को सो जाता हूँ। अपने लिए भी कोई जगह नहीं देखी। जब बीवी बच्चे आ जाएंगे तब किराए का मकान ले लूंगा। मुझे तो मिल जाएगा, पर तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल खामोश रहा। दिल में ख्याल आया कि उनसे कह दूं कि मुझे भी आज की रात दुकान में सोने की इजाजत दे दें, लेकिन जब उन्होंने खुद ये बात नहीं कही तो मैंने भी उन्हें परेशान ना करने का फैसला किया। हम दोनों साथ खाना खा रहे थे। खाने के बाद जबरदस्ती बिल देने लगे, पर मैंने मना कर दिया। पैसे देकर हमने एक दूसरे के नंबर ले लिए, क्योंकि पुराने नंबर दोनों के ही बंद हो चुके थे। रुखसत होते वक्त उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोले, मैं जल्द ही तुमसे राब्ता करूंगा। मेरे पास अक्सर लोग आते रहते हैं, तुम्हें रहने की जगह जरूर मिल जाएगी। मैं उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई साहब जितनी जल्दी हो सके मेरी मदद कर दीजिए, वरना आज रात तो मुझे फुटपाथ पर ही सोना पड़ेगा। ये बात मैंने जानबूझकर कही थी। उम्मीद थी कि शायद उनके दिल में रहम आ जाए और वो खुद ही अपनी दुकान में रुकने की इजाजत दे दें, लेकिन लगता है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। कुछ देर बाद वो चले गए और मैं खामोश होकर होटल के पास एक बेंच पर बैठ गया।
कल से मुझे फैक्ट्री में काम कर शुरू करना था। पूरा दिन तो वहाँ गुजरेगा, मगर रात की फिक्र मुझे खाए जा रही थी। होटल में रहना मुमकिन नहीं था, आमदनी नहीं थी। हाँ, अगर छोटा सा कमरा किराए पर मिल जाता तो ठीक रहता, मगर कोई देने को तैयार नहीं था। घर पर मैंने झूठ बोल दिया था कि मकान मिल गया है ताकि माँ परेशान ना हो, लेकिन असलियत ये थी कि रोजी कमाने के लिए इंसान को कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। किसी को नींद की, किसी को फैमिली की और किसी को छत की। मेरी तो तीनों ही कुर्बानियां साथ चल रही थी। काफी देर होटल के बाहर बैठने के बाद मैंने सोने की जगह तलाश करनी शुरू की। सड़क पर चलता चलता मैं झुग्गियों वाले इलाके में पहुंच गया। वहां कुछ लोग भीख मांग रहे थे, कुछ जमीन पर लेटे हुए थे। मैं सोच में पड़ गया, क्या मुझे यहीं ठहर जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। मेरी जेब में थोड़ा पैसा और मोबाइल था। डर था कि अगर यहीं सो गया तो सुबह तक दोनों चीजें गायब हो जाएंगी। इसलिए मैं आगे बढ़ने का फैसला किया और सड़क पर अकेला चलता रहा। वहां कोई फकीर मौजूद नहीं था। हाँ, दूर दूर लोग अपने अपने सामान बेच रहे थे। मैं भी चाकरी किनारे बैठ गया। अभी उजाला हो ही रहा था, इसलिए लेटना ठीक नहीं लगा। वक्त तेजी से गुजर रहा था और थोड़ी देर बाद चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा। थकान के मारे में वही फुटपाथ पर लेट गया और कब नींद में खो गया पता ही नहीं चला। वक्त ना कभी रुका था ना कभी रुकेगा। मेरी आंखें सूरज की पहली किरण के साथ खुली। कुछ देर तक करवटें बदलता रहा, मगर जब धूप सीधी आंखों में पड़ी तो नींद गायब हो गई। मैं उठकर बैठ गया, जेब से मोबाइल निकाला तो देखा सुबह के 7 बजे थे। अफसोस हुआ कि अगर थोड़ा पहले जाग जाता तो सुबह की नमाज पढ़ सकता था। मैं नमाज पढ़ने वाला इंसान था और इसे छोड़ना मुझे गलत लगता था। कुछ देर वहीं था, अपनी तबीयत संभालता रहा, फिर थक हार कर पास के एक होटल की तरफ बढ़ गया ताकि मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लूं और फिर काम पर निकल जाऊं। वहां पहुंचने पर मुझे पानी मिल गया। यहाँ के लोग बड़े मददगार थे, लेकिन सोने की जगह कोई नहीं दे रहा था। ना जाने कैसा रूल था, अगर फैमिली साथ हो तो जगह मिल जाती है, वरना नहीं। यहाँ बेवजह की फिक्र मेरे सर पर सवार हो चुकी थी। मैं एक कुर्सी पर बैठ के और नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद चाय और पराठा मेरे सामने रख दिए गए। जैसे ही पहला नवाला मुंह में गया, माँ की याद आने लगी। सुबह सुबह वो अपने हाथों से मुझे नाश्ता खिलाती थी। मैं भले ही 27 साल का हो गया था, पर उनके लिए आज भी वही छोटा सा बच्चा था। जब मैं अपना शहर छोड़कर उस पराये शहर के लिए निकला था तो माँ बहुत रोई। तेरे बिना घर सूना हो जाएगा, उन्होंने कहा था। मैं चुप था क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं मजबूर था काम के लिए। इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, अपना घर, अपना शहर, यहाँ तक कि अपनी माँ भी। नाश्ता करने के बाद मैं सीधा काम पर गया। वहां पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग गया और फिर आधा घंटा बाहर बैठकर इंतजार करना था, क्योंकि 9 बजे पहले किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लंबा सफर तय करके जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो घड़ी में 8:30 बज रहे थे। चौकीदार ने मुझे रोक दिया। कंपनी ठीक 9 बजे खुलेगी, तब तक यहीं बैठो। मैं चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम पहले ऐसे वर्कर हो जितनी पाबंदी से आए हो, लेकिन ये सब शुरू का जोश होता है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे सबको समझ आ जाएगा और फिर लोग देर से आने लगते हैं। मैनेजर, ठेकेदार और मजदूर सब अक्सर देर से पहुंचते हैं। कई बार मालिक खुद फैक्ट्री आ जाते हैं और जब देखते हैं कि ठेकेदार या मजदूर नहीं पहुंचे हैं तो सबकी अच्छी तरह से क्लास लेते हैं। उस आदमी ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुम्हारे बारे में मालिक से जरूर बात करूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पूरा यकीन था कि वो ये तारीफ सिर्फ किसी हसद लालच में कर रहा है, लेकिन मेरा उसे कुछ देने का कोई इरादा नहीं था। मैं चुपचाप बैठा फैक्ट्री का दरवाजा देख रहा था और मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि मुझे रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। फुटपाथ पर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। आधा घंटा गुजर गया और जैसे ही दरवाजा खुला मैं अंदर चला गया। सीधा अपने लॉकर की तरफ गया। हर मजदूर को एक लॉकर दिया गया था जिसमें वो अपना जरूरी सामान रख सकता था। क्योंकि मेरा सामान थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मुझे 2 लॉकर दिए गए थे। मजबूरी में ठेकेदार ने मेरी काफी मदद की थी। मैंने कपड़े निकाल कर मशीन के पास रखे और वॉशरूम जाकर कपड़े बदल लिए, फिर अपने काम की तरफ बढ़ गया। मेरा पहला दिन था, इसलिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे किस मशीन पर लगाया जाएगा, लेकिन काम के बारे में
अच्छी तरह जानता था। कुछ ही देर फैक्ट्री का काम शुरू हो गया। कुछ लोगों ने मुझे अपनापन दिखाते हुए सलाम किया, जबकि कुछ ने मुझे नजरअंदाज करते हुए अपने काम में ध्यान लगाया। मैं बस ठेकेदार का इंतजार कर रहा था। ये नौकरी मुझे मेरे एक दोस्त ने दिलवाई थी, जो इस शहर में रहता था और ठेकेदार का अच्छा दोस्त था। करीब 11 बजे ठेकेदार आया तो मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने मुझे नजरअंदाज करते हुए बाकी मजदूरों से बात की, किसी को समझाया, किसी को डांटा और किसी से हंसकर बात की। करीब आधे घंटे बाद वो मेरी तरफ आया और बोला, शाबाश, चौकीदार ने बताया कि तुम बहुत वक्त के पाबंद हो, लेकिन देखो लॉकर के पास तुम्हें मेरी मौजूदगी के बिना जाने की इजाजत नहीं है। तुम्हें 2 लॉकर दिए गए हैं, इसलिए आगे से ध्यान रखना। मालिक की तरफ से फोन आया था, उन्होंने तुम्हें कैमरे में देखा है। इस तरह की हरकत पर चोरी का शक भी हो सकता है। मैं बोला, माफ कीजिए, आज मेरा पहला दिन है, मुझे जानकारी नहीं थी, आप मुझे समझा दीजिए। वो सर हिलाते हुए बोला, यहाँ कोई खास रूल नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि आगे कोई परेशानी ना हो। तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आए हो, अब यही तुम्हारा घर है। वो आदमी समझदार और नरम दिल का था, बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा था। मैं कुछ कह पाता इससे पहले ही उसने कहा, मैं तुम्हें ऑपरेटर के तौर पर रख रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त ने बताया कि तुम काम में बहुत अच्छे हो। मैंने कहा, जी, मैं अपनी पिछली कंपनी का अच्छा कारीगर था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी बातें हो गई कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। वो लोग ना वक्त पर तनख्वाह देते थे, ना ही मजदूरों की इज्जत करते थे। इंसान सूखी रोटी खा ले, लेकिन मिलनी इज्जत चाहिए। मेरी बात सुनकर उसने सर हिलाया और मुझे मशीन की तरफ ले गया। ये कपड़ों की फैक्ट्री थी। गर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे अक्सर तबीयत खराब महसूस होती थी, लेकिन मजबूरी में मुझे ये काम सीखना पड़ा था। इस उम्र में दोबारा नया काम सीखने का मन नहीं था, फिर भी उसने मुझे उसके सारे हिस्सों और काम करने के तरीके समझाने शुरू कर दिए, जबकि मैं खुद हर बात को ध्यान से पूछकर समझने लगा। मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई वहीं अधूरी रह गई थी। मेरी 3 छोटी बहनें और एक बड़ा भाई था, और पूरे घर की जिम्मेदारी अबू जी के कंधों पर थी। अगर हम दोनों भाई का साथ ना देते तो शायद आज हमारा ना अपना घर होता, ना गाड़ी होती, और ना ही हम अपनी बहनों की शादी कर पाते। छोटी उम्र में ही मैं और मेरा भाई अबू के साथ काम काज में लग गए। अबू को हाथों का काम आता था, इसलिए उनकी मजदूरी ज्यादा नहीं थी, मगर मैंने और मेरे भाई ने मशीन चलाना सीखा था। शुरू से ही हमारा झुकाव बड़े कामों की तरफ था, और इसी वजह से आज हम दोनों कामयाब हो चुके थे। मेरा भाई एक बड़ी कंपनी में काम करता था। हमारी आदत थी कि हम कभी एक ही जगह साथ काम नहीं करते थे, क्योंकि हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। अक्सर झगड़ा हो जाता था, लेकिन जब कोई हमारे खिलाफ होता तो हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। मेरी मेहनत देखकर ठेकेदार बहुत खुश हुआ। उसने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम कम उम्र के हो, लेकिन बहुत मेहनती लगते हो। उम्मीद है तुम इस काम को ध्यान से करोगे। अगर ईमानदारी दिखाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। फिलहाल तुम्हारी तनख्वाह 45,000 रुपए है। आगे चलकर मैं तुम्हारे लिए बढ़ाने की बात करूंगा, बोनस भी मिलेगा और छुट्टियां भी मिलेगी। बस तुम ईमानदारी से काम करना। इतना कहकर वो अपनी जगह लौटने लगा, मगर तभी मैंने उन्हें पुकारा, भाई मेरी बात सुनिएगा। वो रुक कर पलटे और बोले, हाँ क्या बात है। कुछ पल मैं खामोश रहा, फिर बोला, क्या मुझे इस शहर में रहने के लिए कोई जगह मिल सकती है? मैं बहुत परेशान हूँ, कल रात भी फुटपाथ पर ही गुजारी थी, इसलिए आज आकर कपड़े बदले हैं, क्योंकि सारी रात जमीन पर था। मैंने कई जगह किराए का कमरा ढूंढा, लेकिन सब लोग फैमिली लोगों को ही जगह दे रहे हैं। मेरी फैमिली तो गाँव में है, मैं कहाँ से लाऊं, और फिलहाल होटल में रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी आमदनी इतनी नहीं है, मुझे शादी करनी है, माँ के लिए पैसे भेजने हैं। अगर सारा पैसा रहने में लगा दूंगा तो फिर बचाऊंगा कैसे? मेरी बात सुनकर वो सर हिलाते हुए बोले, नहीं भाई, ऐसी कोई जगह मेरी नजर में नहीं है, मगर मैं कोशिश करूंगा। अगर कोई जगह मिली तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना फैक्ट्री में किसी को भी रहने की इजाजत नहीं है। एक बार आदमी ने ऐसा किया था तो मालिक ने उसे और ठेकेदार दोनों को निकाल दिया था, इसलिए मैं हमदर्दी में कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता। मेरा घर भी बहुत छोटा है, वरना तुम्हें किराए पर दे देता। मैं जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बस अगर आपको कहीं कोई जगह मिले तो मुझे याद रखिएगा। ये कहकर मैं फिर मशीन पर लग गया। ठेकेदार भी चला गया। मैंने धीरे मशीन चलाना शुरू किया, जो मेरे हवाले थी। वो मेरी जिम्मेदारी थी। कुछ ही देर हुई थी कि मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने मशीन को ऑटो मोड पर डालकर फोन उठाया और वहीं खड़ा रहा, ताकि अगर कोई गलती हो तो संभाल सकूं। नंबर अनजान था। कॉल रिसीव करते एक नरम जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में गूंजी, कैसे हो आसिफ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बस एकदम के लिए ठटका था, पता नहीं क्यों वो आवाज कुछ जानी पहचानी से लगी।
मैंने फौरन पूछा कौन बोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं अजीब सी हालत में खो गया था। फिर मैंने झिंझिलाकर दोबारा कहा, जवाब दो, कौन बोल रहा है। मेरा दिल और दिमाग दोनों इस आवाज में अटक गए थे। ऐसा कैसे मुमकिन था? क्या ये कोई इत्तेफाक था या सच में कोई निशानी? मेरी आंख में नमी भर आई थी। मैंने नंबर देखा और फिर वही लफ्ज दोहराए, कौन बोल रहा है? क्या आप ताहिरा हैं? मैं अपनी बात पूरी करता कि अचानक फोन कट गया। मैंने दोबारा कॉल की मगर अब नंबर बंद जा रहा था। शायद कोई गलत नंबर था जिसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैंने सर झटक दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद को समझाने की कोशिश करने लगा। कहते हैं ना, जब इंसान के दिल में कोई ख्याल बार बार उठे तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होती है। हर इंसान में एक ना एक खासियत होती है और मेरी खासियत यही थी कि अगर कुछ होने वाला होता तो मुझे पहले से एहसास हो जाता था। मैं दोबारा कॉल करने ही वाला था कि तभी ठेकेदार की आवाज आई, तुमने अपना मोबाइल काउंटर पे जमा नहीं करवाया? मैंने सर हिलाकर कहा नहीं। तो वो बोला, जाओ जल्दी से जमा करवाओ, काम के वक्त मोबाइल रखना मना है। मैंने हाँ में सर हिलाया और काउंटर की ओर बढ़ गया, लेकिन दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी। शायद मेरा वहम था। मैं खुद को तसल्ली दे रहा था, पर जब तक इंसान को यकीन ना हो जाए उसे चैन नहीं मिलता। काउंटर के पास जाकर मैंने अपनी माँ को फोन लगाया। पहली ही घंटी में उन्होंने रिसीव किया और हेलो कहा, लेकिन इससे पहले मैं बोला, माँ, ताहिरा की कब्र पर गए थे? वो गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद वो दोनों वहीं गए थे। तुम जानते हो तुम्हारे पापा लाख कोशिश करें लेकिन वो बात भूल नहीं पाते। मैं कुछ और सुनता इससे पहले ही मैंने फोन रख दिया। शायद ये मेरा वहम था। एक जैसी आवाज कई लोगों की हो सकती है। मैंने सर झटक कर मोबाइल काउंटर पर जमा किया और फिर अपने काम में लग गया। मुझे क्या पता कि इधर आने के बाद जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। पूरा दिन काम में गुजर गया। रात के 9 बजे काम खत्म हुआ तो मैं बाहर निकल आया। तभी चौकीदार ने रोक लिया। उससे देखकर ना जाने क्यों मुस्कान आ गई। वो बोला, बहुत मेहनती इंसान है, इस वक्त तक कोई नहीं रुकता। मैंने जेब से 100 का नोट निकाल कर उसकी जेब में रखते हुए कहा, मेहनत से कमाओ, क्योंकि अल्लाह मेहनती को कभी खाली नहीं लुटाता। मीठी बातें करके पैसे लेना अच्छी बात नहीं। और बिना और कुछ कहे मैं आगे बढ़ गया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूसरों को समझाना जरूरी होता है, यह हमारा फर्ज है। फिर मैं उसी होटल पर गया जहां कल रात खाना खाया था। फैक्ट्री से हमें दोपहर का खाना मिलता था, रात का नहीं। खाना खाकर मैं सोच में पड़ गया, अगर रोज बाहर से खाऊंगा तो खर्चा बढ़ेगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलते चलते मैं अपने ठिकाने पर पहुंचा। दिमाग में पूरे दिन की बातें घूम रही थी। कुछ साथी बहुत अच्छे थे लेकिन कुछ मुझसे जलने लगे थे। उनका कहना था कि मुझे ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, जबकि वो इतने साल से काम कर रहे हैं। मैं चुप रहा और अपने काम में लगा रहा, लेकिन रात को वो फोन कॉल मुझे बार बार परेशान कर रही थी। मैंने फिर मोबाइल निकाला, नंबर देखा, बिल्कुल अनजान था। फिर भी कॉल की, पर मोबाइल बंद था। मैंने आंखों पर हाथ रखे और खुद से कहा, शायद ये मेरा वहम था। मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। इतना सोचकर मैं खामोशी से गहरी नींद में डूब गया। मुझे क्या पता था कि वाकई किस्मत अब करवट लेने वाली है। पूरी रात अजीब सी गुजरी, कभी गाड़ियों की आवाज, कभी किसी आहट से नींद टूटती रही। सड़क पर सोना डरावना था, लेकिन जो मुश्किल आई थी उसका सामना मुझे ही करना था। अगली सुबह सूरज की किरणों से नींद खुली। मैंने मोबाइल उठाकर देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। मैंने बिना सोचे समझे असद को कॉल मिलाया। रात भर बेचैनी जो हो रही थी, मच्छरों के काटने और सड़कों पर गाड़ियों की आवाजों से मैं बेचैन हुआ उठा था। दिल में बस एक ही डर बार बार धड़क रहा था, कहीं कोई मेरी जेब से पैसे ना निकाले या मेरा मोबाइल फोन ना चुरा ले। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। मेरी घंटी पर ही असद ने फोन उठा लिया था। वो हेलो कहते इससे पहले ही मैंने सलाम किया और उनका हाल चाल पूछा। उनकी आवाज भारी और थकी हुई लग रही थी। बोले, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। दरअसल मेरी नजर में एक जगह आई है, आज शाम तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। अभी अभी उठा हूँ और दुकान भी खोली है मैंने। ठीक कहकर फोन बंद कर दिया और मन ही मन सोच लिया कि चाहे जैसा घर हो मैं वही गुजारा कर लूंगा, क्योंकि मुझे बस एक ठिकाने की जरूरत थी। घर पर सबको यही बताया था कि मुझे घर मिल गया है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि यह सच नहीं था। सड़क पर चलते हुए मेरे दिल में डर और उम्मीद दोनों ही चल रहे थे। होटल पहुंचकर मैंने हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया, अपनी माँ को फोन किया। कल जितनी जल्दबाजी में उनसे बात हुई थी, मुझे यकीन था कि वो सारा दिन परेशान रही होगी। मेरी पहली घंटी पर ही उन्होंने कॉल उठा ली और मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली, कैसे हो बेटा, एक काम करो, तुम वापिस आ जाओ,
तुम्हारे बारे में मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा ख्वाब भी नहीं देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ प्लीज मैंने आपको इसलिए फोन नहीं किया कि आप मुझे टेंशन दे, बस आपसे मुझे थोड़ी सुकून भरी बातें करनी थी, आपकी तबीयत पूछनी थी। आप ठीक है ना? घर पर सब खैरियत है? माँ ने जवाब दिया, हाँ यहाँ सब ठीक है, बस मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी हुई है। मेरा दिल कह रहा है कि मेरा बेटा ठीक नहीं है, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। तुम घर में रह रहे हो ना? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ख्वाब नहीं देखा। मैं बोला, जी माँ सब ठीक है, आपको तो मालूम है चौकीदार और ठेकेदार सबसे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई है और कुछ मजदूरों से भी दोस्ती हो गई है, और हाँ असद भी यही कारोबार कर रहे हैं, इनसे भी मुलाकात हो गई है। ये सुनकर माँ कुछ खामोश हो गई और इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन लगभग 20 मिनट तक हम माँ बेटे ने बातें की। फिर काम पर देर हो रही थी इसलिए निकल गया। फैक्ट्री पहुंचा तो आज मुझे 10 मिनट की देरी हो गई थी। जल्दी जल्दी अंदर जाने ही वाला था कि चौकीदार ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कल आपने मुझे एक बात समझाई थी, आज मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जो लोग अपने काम से मोहब्बत करते हैं, काम भी उनसे मोहब्बत करता है। अगर आप पहले दिन ही लेट आने लगेंगे तो याद रख, यहाँ बाकी सब तो इज्जत है पर आपकी सबसे कम रह जाएगी। यहाँ बाकी सबकी तो इज्जत है पर आपकी सबसे कम रह जाएगी। ये कहकर वो अपनी जगह लौट गया। मैं हल्के से मुस्कुराया और अंदर चला गया। आज मुझे कपड़े बदलने नहीं थे, इसलिए सीधा अपनी मशीन पर पहुंचा और काम शुरू कर दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और पूरा दिन अपने हिसाब से गुजर गया। रात के करीब 7 बजे काम खत्म करके मैं होटल की तरफ बढ़ा। दिल में उम्मीद थी कि आज असद से मिलकर रहने की जगह मिल जाएगी। रोज फुटपाथ पर सोना मुमकिन नहीं था। लंबा सफर तय करके होटल पहुंचा तो शुक्र था कि असद अभी नहीं आए थे। मैंने खाना ऑर्डर किया और खामोशी से बैठकर मन ही मन दुआ करने लगा, आके आज रहने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए, क्योंकि अब मैं सच में बहुत परेशान हो गया था। लगभग 10 मिनट बाद मैंने देखा कि सामने से असद आ रहे थे और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। मैं खड़ा होकर उनसे गले मिला और बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरा। उन्होंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, कैसा चल रहा है काम काज, सब खैरियत है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी सब ठीक है, बस रहने की जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रोज फुटपाथ पर सोना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती और हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। सुना है इधर बहुत चोरियां होती है। वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। पहले ही दिन मेरा मोबाइल और बटुआ चोरी हो गया था। ये शुक्र था कि दुकान में दूसरा फोन और पैसे रखे थे, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। उनकी बातें सुनकर मैंने अफसोस से सर हिलाया। फिर वो बोले, मैंने तुम्हारे लिए जगह का इंतजाम तो कर लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है। मैं बोला, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बताइए, मुझे हर हाल में मंजूर है। चाहे पानी की दिक्कत हो, बिजली का मसला हो या गैस का, मैं हर तरह की परेशानी झेलने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे रहने के लिए जगह दे दो। मेरी बात सुनकर असद कुछ देर तक चुप रहा, फिर मुझे देखते हुए बोले, इंसान हालात से बहुत मजबूर हो जाता है। तुम्हारी हालत सच में बहुत खराब है, लेकिन देखो हर चीज पर सोच समझ कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। जिस जगह की बात तुम्हारे लिए तय की गई है वो एक बेवा औरत का घर है, मगर लोगों का कहना है कि उस औरत के बारे में बातें अच्छी नहीं है। कहा जाता है कि उसने किसी का कत्ल किया था और अपने शोहर को छोड़कर कहीं भाग गई थी। अब इसके सर पर किसी मर्द का साया नहीं है। कई बार उसने अपना घर किराए पर देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वहां रहना नहीं चाहता। बेचारी बहुत मजबूर है, लेकिन लोग उसे देखकर डर जाते हैं, अपनी जान का खतरा समझते हैं। ऐसी औरतों से सब दूर ही रहते हैं। ऊपर से उसके घर में कोई मर्द नहीं है। अब तुम खुद फैसला कर लो, अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हारी बात उससे करवा देता हूँ। महीने का किराया 5,000 रुपए होगा। एक कमरा, बाथरूम, छोटा सा किचन और छोटा सा बरामदा। तुम्हें वहां पढ़ाने के लिए छोटा सा बरामदा, बस किराया वक्त पर उस औरत को देना होगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गया। ये शहर मेरे लिए नया था, यहाँ के लोग भी अजनबी थे। अगर इस औरत ने मुझे किसी मुसीबत में फंसा दिया तो मैं क्या करूंगा? कुछ देर सोचने के बाद मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, अच्छा ठीक है, जितनी भी आजमाइश मेरे हिस्से में आनी है वो आकर ही रहेगी। आप उस औरत को मेरी तरफ से हाँ कह दीजिए। मैं किराए का घर लेने के लिए तैयार हूँ। अब मुझसे सड़क पर नहीं सोया जाता। मेरा सारा सामान फैक्ट्री में रखा है। मेरे पैसे और मोबाइल हर वक्त जेब में रहते हैं। बहुत परेशानी हो रही है घर पर भी। मैंने झूठ बोल दिया कि मैं किराए का घर ले चुका हूँ। माँ कई बार वीडियो कॉल पर घर दिखाने की जिद कर चुकी हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरा उस औरत से क्या लेना देना होगा? हम बस एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे जिसमें लिखा होगा कि मैं इसे किराया दूंगा और अपनी मर्जी से रहूंगा। वो भाई बोले, हाँ वैसे भी इस बेचारी को बेवजह बदनाम किया गया है। वो खुद कहती है कि उसने कोई कत्ल नहीं किया। उसका केस अभी भी चल रहा है। जब जुर्म साबित होगा तभी असली कातिल का पता चलेगा।
फिलहाल तो उसने सब कुछ बंद कर रखा है। उनकी बातें सुनकर मैं फौरन बोला तो चलिए अभी वहीं चलते हैं। सुबह मैं फैक्ट्री से सामान ले लूंगा, पैसे वगैरह देकर मैंने कहा मैं यही रात गुजार लूंगा। मेरी बात सुनकर वो बोले अभी नहीं, तुम दिन में वहां जाओगे, रात के वक्त तुम्हें घर नहीं आने देंगी। बहुत अड़ियल औरत है, उस पर बस इल्जाम है, वरना वो औरत बहुत ही सख्त है। पूरा मोहल्ला कहता है कि इसके जैसी औरत कहीं और नहीं देखी। हमेशा सर ढक कर रहती है, किसी प्राय मर्द के सामने कभी नहीं आती। बस मजबूरी में तुम्हें अपने घर जगह दे रही है, वरना वो भी फैमिली को ही देना चाहती थी। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। किस्मत की रफ्तार ना कभी थमी है ना कभी थमेगी। पूरी रात जैसे तैसे गुजार दी। अगली सुबह नई उम्मीदों के साथ रोशन हुई। मैं उसी औरत के घर जाना चाहता था, लेकिन असर ने फोन करके ताकीद की थी 3 बजे तक आ जाना, वो तुमसे मिलेगी। मैं फैक्ट्री चला गया और करीब 3 बजे तक जब ठेकेदार आया तो मैं अपनी दरखास्त लेकर उसके सामने पेश हो गया। वो बहुत अच्छा इंसान था, उसने फौरन इजाजत दे दी। ठीक 3 बजे मैं उस बेवा औरत के मकान तक पहुंच गया। दिल में डर भी था कि कहीं कोई मसला ना हो जाए, मगर उम्मीद थी कि सब ठीक रहेगा। मुझे इन बातों में नहीं पड़ना था, मुझे तो बस अपनी नौकरी चाहिए थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, ठहरो आ रही हूँ। उस आवाज को सुनकर मैं एक पल को थम गया। दरवाजा खुला तो मेरी नजर उस पर पड़ी। सर पर पल्लू ओढ़ा सादगी में लिपटी हुई वो औरत थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखता रह गया। ऐसा लगा जैसे सामान मेरे सर पर गिर पड़ा हो, जमीन पैरों तले से निकल गई हो। ये कोई जादू था या मेरी आंखों का धोखा? मरे हुए मेरे सामने एक मरा हुआ इंसान जिंदा था। मेरे मुंह से धीरे धीरे निकला, आप जिंदा हैं। वो भी हकी बकी रह गई, जैसे जिसम में जान ही ना बची हो। मैं कुछ कह पाता इससे पहले ही वो दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन मैं अंदर चला गया और इसका हाथ पकड़कर बोला, आप जिंदा हैं। फिर वो सब क्या था? खबरें सब झूठ था। वो रोती हुई अंदर जाने लगी, मगर मैंने उससे रोक लिया। फिर रोते हुए उसने जो बताया वो सुनकर मैं दंग रह गया। दरअसल मेरी फूफो ने अपने ही शोहर को अपने हाथों से मार डाला था, क्योंकि वो दरिंदा इंसान था। वो उन पर हमला करने वाला था और बचाव में उन्होंने उस पर वार कर दिया। उसी पल में वो मर गया। डर के मारे वो रोती हुई हमारे घर आई। मेरी माँ डर गई और अब्बू से बात किए बिना ही उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। 3 घंटे बाद खबर आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल में उनकी लाश मिली। हालत बहुत खराब थी, इसलिए हमने उसी रात उनको दफना दिया। अगले दिन केस दर्ज हुआ, मगर वो भी वही बंद हो गया, क्योंकि जिसने कत्ल किया था वो खुद मर चुकी थी। उन्होंने बताया, जब तुम्हारी माँ ने मुझे घर से निकाला उसी वक्त मेरे भाई ने अपने एक दोस्त को मेरे पास भेजा। उन्होंने पहले से ही सब तय कर लिया था, वो किसी और की लाश थी, जिसे मेरी लाश बताकर दफना दी और मुझे उसी रात कराची भेज दिया गया। मुझे याद है जब मेरे अबू से कराची जाने की बात की थी तो वो बहुत परेशान हो गए थे। बोले थे तुम वहां नहीं जाओगे, कोई जरूरत नहीं है, वहां का माहौल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। ना जाने क्यों मुझे लगा कि वहां जाकर ही कुछ समझ पाऊंगा, और सच में जब मैं वहां पहुंचा तो जो सामने आया उसने मेरे पैरों के नीचे की जमीन खींच ली। मैंने उन्हें गले से लगाया और हम दोनों फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने गलती की थी, लेकिन इसके पीछे एक मजबूरी की दीवार थी। अपने बचाव में किसी की जान लेना गुनाह है, मगर जब हालात इंसान को कोने में धकेल देते हैं तो कई बार अच्छाई और बुराई की सच्चाई धुंधली हो जाती है। फिर एक बात मैंने उस दिन समझी, मौत जब लिखी होती है तभी आती है। उससे ना कोई पहले भाग सकता है ना बाद में रोक सकता है। इस हादसे के बाद मैं उनके पास रहने लगा। अब्बू से अलग होकर मैंने उन्हें समझाया था, अब मैं आपके घर नहीं रहूंगा। उन्होंने बहुत मना किया। बोली तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे भेजता रहूंगा। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं वहां एक किराएदार की तरह ही रहने लगा। धीरे धीरे वहां काम करते हुए 4 साल गुजर गए। अब जिंदगी कुछ पटड़ी पर आई थी। माँ चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने साफ कह दिया मैं कराची में ही रहूंगा। माँ यही मेरी दुनिया है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जिंदगी ने सिखाया कि रिश्तों की असली कीमत वही समझता है जो वक्त के तूफानों से गुजरा हो। इंसान को हमेशा अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो वही रिश्ते हमारे साथ खड़े होते हैं। आज मुझे सुकून है कि मेरे अब्बू ने उस वक्त जो किया वो सही था। उन्होंने अपनी बहन को बचाया। उसकी इज्जत को गलतियां इंसान से होती है, लेकिन रिश्तों की नियत अगर साफ हो तो अल्लाह भी माफ कर देता है। आखिर में मैं बस यही कह सकता हूँ, खून का रिश्ता कभी पराया नहीं होता। वक्त चाहे जितनी दूरियां बना दे, लेकिन जब तक दिल में अपनापन जिंदा है तब तक हर रिश्ता अमर रहता है।